गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमारी साक्षात्कार की जो पिछली 2 क्लासें हुई है, इनके अंतर्गत हम लोग साक्षात्कार का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, प्रकार के बारे में चर्चा कर चुके हैं। साक्षात्कार की इस क्लास में हम केंद्रित साक्षात्कार, जिसे फोकस्ड इंटरव्यू कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त डेप्थ इंटरव्यू और साक्षात्कारकर्ता में श्रेष्ठ गुण कौन कौन से होने चाहिए, उन पर हमारी चर्चा होगी। इसके अतिरिक्त साक्षात्कार प्रविधि में क्या गुणवत्ता है, क्या इसकी परिसीमाएं हैं, और अंत में साक्षात्कार निर्देशिका का सामाजिक अनुसंधान में क्या महत्व होता है, इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम केंद्रीय साक्षात्कार के संदर्भ में अपनी वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। केंद्रीय साक्षात्कार मर्टन व कैंडल ने सबसे पहले अनुसंधान प्रक्रियाओं में काम में लिया। मर्टन के अनुसार जब कोई जन समुदाय की विचारधारा, उनकी राय जानने के लिए रेडियो के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से प्रभावशीलता का पता लगाना होता था, उस वक्त केंद्रीय साक्षात्कार की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इसके अंतर्गत पूर्व परिचित जितने भी लोग होते हैं, उनके अनुभवों का उपयोग होता है, जो व्यक्ति को अपने अनुभवों के आधार पर केंद्रीय भूमिका निभाने में महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंचाते हैं। साक्षात्कारकर्ता को अपने उद्देश्य से संबंधित सामग्री प्राप्त होती है, जिसका विश्लेषण करके वो अपने निष्कर्ष निकालता है। त्रिवेदी शुक्ला ने अपनी पुस्तक रिसर्च मेथोडोलॉजी में इसके बारे में 4 बिंदुओं के आधार पर केंद्रीय साक्षात्कार को समझाया है। इन्होंने बताया, प्रथम बिंदु के रूप में, कि केंद्रीय साक्षात्कार केवल उन व्यक्तियों से किया जाता है जो किसी विशेष घटना में भाग ले चुके हैं। दूसरा बिंदु है, यह उन घटनाओं व परिस्थितियों से संबंधित साक्षात्कार होता है जिनका पहले से अध्ययन किसी अन्य व्यक्ति विशेष के द्वारा किया जा चुका है। तीसरा बिंदु है, यह साक्षात्कार निर्देशिका के माध्यम से आगे बढ़ता है। साक्षात्कार निर्देशिका में अध्ययन से संबंधित मुख्य पहलुओं, प्रश्नों को निर्धारित कर लिया जाता है और उपकल्पना बनाकर उससे संबंधित तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। नंबर 4, यह साक्षात्कार सूचनादाता के अनुभव पर केंद्रित होता है, जैसे उसके दृष्टिकोण, भावना, प्रतिक्रियाएं इत्यादि। पीवी यंग केंद्रीय साक्षात्कार को अर्ध निर्देशित साक्षात्कार के नाम से भी संबोधित करते हैं। इनके अनुसार केंद्रीय साक्षात्कार उन सूचनाओं को एकत्र करता है जो व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं, भावनाएं या किसी परिस्थिति के कारण व्यक्ति के विचार जो होते हैं, उनका विश्लेषण इसका मुख्य लक्ष्य होता है। थ्योरेटिकल बेस पर आपको जो ये 4 बिंदु बताए गए हैं, ये त्रिवेदी शुक्ला ने अपनी पुस्तक में बताए। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आप थोड़ा ध्यान से इसे सुने, आपको चारों बिंदु क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों ने सुना होगा, हमारे उत्तर भारत में केदारनाथ त्रासदी जो हुई थी। अब उस त्रासदी में बहुत से लोग केदारनाथ की यात्रा में गए। वहाँ हजारों लोग ऐसी स्थिति में मृत्यु को प्राप्त हुए जिनके डेड बॉडी भी हमें प्राप्त नहीं हुई। अब हमें उस घटनाओं के संदर्भ में उस यात्रा में गए हुए लोगों से वहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, जो जीवित बच के आए हैं, तो चारों बातें इसमें क्लियर हो रही हैं। पहला, वो किसी विशेष घटना से संबंधित है। दूसरा, उन्होंने उस भीषण परिस्थितियों का सामना किया, वहाँ की चुनौतियों के बीच अपने जीवन को बचाकर आज वो हमें इंटरव्यू देने की स्थिति में पहुंचे हैं। तीसरा, हमने जो उपकल्पना बनाई कि उस त्रासदी में बहुत से लोगों का जीवन अंत हुआ, बड़ी समस्याएं हुई, वह व्यभिचार की घटनाएं भी देखी गई, लोगों ने सहायता के नाम पर लैंगिक आधार पर शोषण भी किया, ऐसी कुछ उपकल्पनाएं बनाकर भी हम अध्ययन कर सकते थे। तो इनके भी तथ्य उसमें शामिल हो सकते हैं। और चौथा है कि धार्मिक भावनाओं के मध्य ये जो प्रकृति के विध्वंस के कारण
जो लोगों को जन हानि हुई है उससे लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या है। तो इसी बिंदु को लेकर यदि हम किसी व्यक्ति विशेष से इंटरव्यू लें और उससे पूछें कि अच्छा बताइए, जब केदारनाथ त्रासदी हुई तो उस वक्त आप कहाँ थे, जब बारिश हुई तो आपने अपने आप को कैसे बचाया, आप अपने साथ अकेले थे या परिवारजन और थे, महिलाओं के साथ वहाँ की लोग किस तरह का व्यवहार कर रहे थे। क्योंकि किंवदंतियों के रूप में सुनने में आया था कि वहाँ लोगों ने सहायता के नाम पर मृत व्यक्तियों की बॉडी से स्वर्ण आभूषण चुराकर अपनी दूसरी एक मानवता के क्रूर रूप को भी परिचित करवाया था। तो ऐसी स्थिति में ये विशेष परिस्थिति थी। इसमें जो साक्षात्कार संबंधित व्यक्तियों से लिया जाएगा यह केंद्रीय साक्षात्कार की श्रेणी में आएगा। संभवतः इस उदाहरण से आपको केंद्रीय साक्षात्कार के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट है पुनरावृत्ति साक्षात्कार। प्यारे विद्यार्थियों, पुनरावृत्ति साक्षात्कार का सीधा सीधा अर्थ है हम जो साक्षात्कारदाता है उसके पास एक बार नहीं जाते बल्कि एक निश्चित अवधि के बाद पुनः पुनः रिपीट करके उसके पास डेटा कलेक्ट करते हैं, जिससे हमें बाजार संबंधी जानकारियां, सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में जानकारियां व समाज में होने वाले परिवर्तनों के बारे में नवीनतम तथ्य कौन कौन से प्रभावी हैं उनके बारे में संपूर्ण आधार पर प्राप्त हो जाती हैं। उदाहरण के लिए अगर इसको हम मेडिकल साइंस की दृष्टि से देखें और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 महामारी की वैक्सीन के संदर्भ में या उसकी दवा के संदर्भ में यदि हम अध्ययन करें और हम मेडिकल साइंस के सर्वेक्षण के अनुसार किसी बड़े विधि विशेषज्ञ के साथ हम किसी डॉक्टर से पूछें कि अच्छा बताइए कि ये जो कोरोना का प्रभाव पड़ रहा है इसमें वर्तमान में जो लक्षण है उसके हिसाब से आपकी क्या राय है। आपने एक बार इंटरव्यू लिया, अब 15 दिन के बाद आपको पता चला कि ऐसे लोगों को भी यह बीमारी हो रही है जिनके कोई लक्षण ही नहीं है। तो आप पुनः रिपीट करके पुनः उस डॉक्टर के पास गए, आपने फिर इसका इंटरव्यू लिया कि डॉक्टर साहब आप पहले तो कह रहे थे कि इसमें गले में कुछ प्रॉब्लम होगी, अब ये बिना लक्षण का आ रहा है, इसके पीछे आपके क्या विचार है। तो अपडेट करते हुए वो आपको नई जानकारी और देगा। फिर हो सकता है 1 महीने की अवधि के बाद पुनः आप उसके पास जाए, तब वो आपको और भी एहतियात के तरीके बताए और आपको बताया कि कोरोना के बारे में क्या क्या मेडिकल साइंस ने रिसर्च की, WHO की गाइडलाइन क्या है, हमारे प्राकृतिक आयुर्वेद के आधार पर हम कैसे बच सकते हैं। तो उनका जो उद्देश्य उपचारात्मक है वो पुनरावृत्ति के आधार पर हम उनके पास बार बार जा रहे हैं और वो हमें उसके संदर्भ में जानकारी प्रदान कर रहे हैं। तो ये उदाहरण यहाँ पर पुनरावृत्ति साक्षात्कार का होगा। इसमें अनुसंधान प्रक्रियाओं के अंतर्गत तथ्यों का बार बार संशोधन किया जा सकता है, नवीनतम जानकारी को अपडेट किया जा सकता है और इस पुनरावृत्ति साक्षात्कार को सबसे पहले लेजार्सफील्ड नामक एक समाजशास्त्री है उन्होंने उपयोग में लिया, वो इसके फाउंडर के रूप में माने जाते हैं। पुनरावृत्ति साक्षात्कार के संदर्भ में पीवी यंग इसकी परिभाषा करते हुए लिखते हैं कि यह साक्षात्कार विशेष रूप से ऐसे अध्ययनों के लिए लाभकारी है जिसमें हम किसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के साथ साथ प्रगतिशील क्रिया कारक दृष्टिकोण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पुनरावृत्ति साक्षात्कार के संदर्भ में त्रिवेदी शुक्ला ने अपनी पुस्तक रिसर्च मैथोलॉजी में स्पष्ट किया कि चूंकि इसमें बार बार साक्षात्कार के लिए जाना पड़ता है तो निश्चित तौर पर समय, श्रम और धन तीनों अधिक खर्च होते हैं। ये इसका वीक पॉइंट है, लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से देखा जाए, अनुसंधानिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में इसके बारे में देखा जाए तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम हमारे वस्तुनिष्ठ अनुसंधान के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें विशिष्ट तथ्य पीवी ने यह भी जोड़ा कि हम इसमें सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके सहसंबंध और अन्य गणितीय विधियों का प्रयोग करके निष्कर्ष निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है डेप्थ या गहन साक्षात्कार। डेप्थ इंटरव्यू में एफ कार्फ एक विद्वान है, वो कहते हैं कि गहन साक्षात्कार जिसका उद्देश्य अचेतन मन की भावनाओं को मूर्त आंकड़ों के रूप में परिवर्तित करना होता है। इसके लिए हम उसमें गहराई से जानकारी प्राप्त करते हैं। एक मुहावरा आप लोगों ने सुना होगा, बाल की खाल निकालना, अर्थात बहुत ज़्यादा गहराई से किसी संदर्भ की जानकारी प्राप्त करना। ठीक इसी प्रकार हम किसी समसामयिक सामाजिक घटना के संदर्भ में, किसी गतिशील संप्रेषण के मुद्दों पर, किसी भी तथ्य के संदर्भ में एक पैनल बनाकर गहनता से जांच करते हैं। मान लीजिए हमें किसी सामाजिक संदर्भ का अध्ययन करना है और हम 4 लोगों की टीम लेके गए, जिसमें एक कानून का जानकार है, एक उसमें मनोविज्ञान का जानकार है, एक समाजशास्त्री है और एक उसमें अर्थशास्त्री है। तो चारों अपने अपने पक्ष के आधार पर
सतर्कता पूर्वक विशेष प्रशिक्षित दशाओं में उस तथ्य को जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। बुद्धिमत्ता के आधार पर उसमें मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों का मूल्यांकन किया जाएगा। देश काल परिस्थिति का कितना प्रभाव पड़ता है इसको जाना जाएगा। तो हम यंग के परिप्रेक्ष्य में से समझ सकते हैं कि अनुसंधानकर्ता विशेष ट्रेनिंग लेकर इस तरह के साक्षात्कार को करके जो छिपे हुए तथ्य हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। अब प्रश्न उठता है कि साक्षात्कार विधि जो है उसमें कुछ कमियां हैं, परिसीमाएं हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कभी कभी ज्यादा व्यक्ति का अनुभव आत्मघाती बन जाता है, यह आत्मनिष्ठ विधि बन जाती है, क्योंकि जब एक ही तरह के अध्ययनों को करता करता समाजशास्त्री किसी विषय में विशेषज्ञता हासिल कर लेता है तो कई बार वो बिना तथ्यात्मक जांच के अपने मन की बात को प्रयोग कर देता है। इसको दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वस्तुनिष्ठता के स्थान पर व्यक्तिनिष्ठता का समावेश आने की पूरी संभावना बनी रहती है, जो साक्षात्कार विधि को एक कमी के रूप में इंगित करता है। नंबर 2, आवश्यक प्रशिक्षण के अभाव में साक्षात्कारकर्ता का सही तरीके से व्यक्तिगत मूल्यांकन नहीं हो पाता। तथ्य एकत्रित करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयां उसमें शामिल होती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप इसमें यूँ समझ सकते हैं कि कई बार हम लोग सामान्य प्रक्रियाओं में किसी व्यक्ति के पास इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं और हमें हमारी विनम्रता प्रदर्शित करनी चाहिए, लेकिन कई बार भावावेश में हम उन शब्दों का उच्चारण कर देते हैं जो हमारे लिए दैनिक जीवन में आम होंगे लेकिन सामने वाले की भावना को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को बात बात में अरे यार ये शब्द उच्चारण करने की आदत होती है। कई बार वो अरे तुम्हें नहीं पता मैं बताता हूँ, यानी अपने ज्ञान को सिद्ध करने की कोशिश करने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये कमियां जो साक्षात्कार देता है उस व्यक्ति की मानसिक प्ररचना को बिगाड़ देती है। उसको लगता है कि शायद मेरे अल्प ज्ञान का मजाक बनाया जा रहा है और साक्षात्कार में निश्चित तौर पर दोष उत्पन्न हो जाता है। नंबर 3, कई बार जब हम साक्षात्कार करने के लिए जाते हैं तो निर्जीव वस्तुओं की प्रयोगशाला में अध्ययन करने पर हमारे मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन मानवीय इकाइयों को हमारी प्रयोगशाला का हिस्सा मानकर जब उनका अध्ययन करते हैं तो लिंग, जाति, पद, व्यक्तित्व, इनके आधार पर साक्षात्कार प्रभावित हो जाता है। एक हास्य का उदाहरण देना चाहूँगा। एक आधुनिक महिला जो पढ़ी लिखी है वो उस स्थिति के अंदर किसी जन समुदाय का जो अल्प शिक्षित जन समुदाय है उसका अध्ययन करने के लिए गई और उस महिला के आकर्षण को देखकर, उस महिला की बोलने की स्टाइल को देखकर यदि जो साक्षात्कार देने वाले लोग हैं वो यदि प्रभावित हो गए तो ऐसी स्थिति में यहाँ डेटा मैनिपुलेट हो सकता है, चेंज हो सकता है, क्योंकि उस महिला की लैंगिक परिस्थिति के आधार पर साक्षात्कार के आंकड़े परिवर्तित हुए हैं। नंबर 4, जब अनेक प्रकार के व्यक्तियों से सूचनाएं एकत्रित करनी होती है या एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनेक पक्षों का मूल्यांकन करना होता है तो यह विधि जोखिमपूर्ण है, क्योंकि कई बार साक्षात्कार के अंतर्गत उसमें अलग अलग प्रकार के हम अपने तथ्य रखते हैं। जरूरी तो नहीं कोई व्यक्ति हमारी हर बात से सहमति व्यक्त करे, मतैक्यता व्यक्त करे और ना चाहते हुए भी वस्तुनिष्ठता का दोष उत्पन्न हो जाता है। 5वें बिंदु के रूप में विभिन्न माध्यम व अंतःक्रियाएं साक्षात्कारकर्ता को प्रभावित करती है। सभी व्यक्तियों पर अपने समाज की मान्यता, धारणा, विश्वास का प्रभाव रहता है। इसकी वजह से एक जो कांटेक्ट होना चाहिए, आई कांटेक्ट, प्रत्यक्ष संबंध, बॉडी लैंग्वेज का अध्ययन, ये दोषपूर्ण बन जाता है। एक उदाहरण देना चाहूँगा। राजस्थान के ग्रामीण अंचल में मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसकी आयु 50 के करीब है और वो एक साक्षात्कारकर्ता के रूप में किसी गांव में अध्ययन करने के लिए गया। वहाँ उसने देखा कि खेतों में कुछ महिलाएं अपने खेती संबंधी कार्य में संलग्न हैं। उसने जाते ही अपना परिचय दिया और उनसे कहा कि बहन जी मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। तो हमारी मान्यताएं पर पुरुष से सीधे वार्तालाप करने की अनुमति नहीं देती। निश्चित तौर पर वो महिलाएं उसको देखकर घूंघटा निकाल लेंगी। अब यहाँ पर वो जवाब तो दे रही हैं लेकिन ना तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, ना उनके चेहरे के भाव साक्षात्कार लेने वाला देख पा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक अपूर्णता रह जाती है और कहीं ना कहीं जब इस तरह का एक कॉन्टेक्ट जब अधूरा रहेगा तो परिणामों में वैधता के स्थान पर थोड़ा सा नेगेटिवनेस आता है और ये साक्षात्कार को दोषपूर्ण बना देता है। 6ठे बिंदु के रूप में साक्षात्कारकर्ता द्वारा वार्तालाप को लिपिबद्ध करने के कारण कभी कभी जब उत्तर जब देने वाला होता है जो साक्षात्कारदाता है वो
सटीक बात न कह के गोल मटोल बातों के माध्यम से विषयांतर करने की कोशिश करता है। जैसे मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया था, साक्षात्कार का एक बहुत ठोस फार्मूला है, स्मृति, बोध और प्रलेखन। आप सामने वाले से बात कीजिए, उसको याददाश्त में रखिए, आप उसको समझिए और जब भी आपको एकांत मिले उसको चुपचाप अपने प्रलेखित कर लीजिए। ये साक्षात्कार का समाजशास्त्रीय ठोस फार्मूला है। अब होता क्या है, कुछ अप्रशिक्षित अपूर्ण लोग या साक्षात्कारकर्ता फील्ड में चले जाते हैं, हाथ में कागज पेन लेंगे, सामने वाले से पूछेंगे तेरा नाम बता, तुम बाल विवाह बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारे घर में इनकम के सोर्स क्या है। जब हाथ में कलम होगी, पेज सामने होगा, तो सामने वाला सोचेगा ये जानकारी क्यों ले रहा है। उसको तो ये भी बहस बता सकता है कि शायद मेरा खाद्य सुरक्षा से नाम हटवा देगा ये तो ऐसी स्थिति में वो गोल मटोल जवाब देगा। आपने पूछा कितने लोग कमाते हो, क्या सब 2 ही कमाते हैं, जबकि हो सकता है वह 4 लोग कमाते हो। वो आपको स्पष्ट जवाब देने की स्थिति में नहीं है। अब यहाँ मुख्य जो दोष आया वो ये आया कि यहाँ साक्षात्कारकर्ता को अपने स्मृति, बोध, प्रलेखन फार्मूले पर ही काम करना चाहिए था। वो यदि कागज पेन लेकर उसके सामने खड़ा है तो ये अध्ययन को दोषपूर्ण बना देगा। इन बिंदुओं के अतिरिक्त अनेक कमियां हैं, लेकिन साक्षात्कार में लाभ भी हैं। हम क्रमशः इनके लाभ के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 1, साक्षात्कार विधि एक तो प्रयोग में बड़ी सरल है, कोई आपको डिप्लोमा करने की जरूरत नहीं है। आपको सामान्य विनम्र व्यवहार करना आना चाहिए, अपनी वाणी पर संयम होना चाहिए और जनमानस की भावनाओं को पहचानने की एक अद्वितीय शक्ति आपके पास होनी चाहिए। तो आप इजी वे में साक्षात्कार विधि को कंडक्ट कर सकते हैं। तो यह एक उपयोग की दृष्टि से सरल विधि है। दूसरा, इस विधि के अंदर आंतरिक दृष्टि, इनसाइट, अंतर सूझ विकसित करने का फार्मूला मिलता है। अर्थात जब हम फील्ड में जाते हैं, कई बार हमको ऐसी जानकारियां भी मिल जाती हैं जिनके बारे में हमको ज़्यादा पता नहीं है और हम उनके बारे में उन लोगों से पूछते हैं तो हमें विस्तार से बताते हैं, तो हमें एक सोचने का नया नज़रिया पता चलता है, हमारी इनसाइट, अंतरसूझ विकसित हो जाती है। तो अंतरसूझ प्राप्त करने की दृष्टि से इसमें लाभ है। तीसरा, संपूर्ण व्यक्ति को समझने में यह विधि उत्तम है। व्यक्ति के अभिवृत्ति, संवेग, विचार आदि का इसमें अध्ययन किया जा सकता है। देखिए विद्यार्थियों, इसमें बहुत अच्छा प्रश्न क्या है, हम इसमें अवलोकन के गुण भी शामिल कर रहे हैं, इसमें हम व्यक्ति की शरीर मुद्रा, बॉडी लैंग्वेज का भी पता कर रहे हैं, इसके अंदर हम साक्षात्कार के माध्यम से उसके आंतरिक विचारों को भी उद्घाटित करके अपने अध्ययन के तथ्यात्मक सामग्री के रूप में एकत्रित कर रहे हैं। तो यहाँ पर अनेक विधाओं का प्रयोग होने से उनके संवेग, विचार, अभिव्यक्ति को आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं और इस अर्थ में यह एक सर्वोत्तम विधि बन जाती है। चौथा बिंदु है, साक्षात्कार देने वाला अपनी समस्या प्रकट करके साक्षात्कार का अच्छा अवसर प्रदान करता है। कई बार जब हम प्रश्न बिंदु बनाते हैं या साक्षात्कार निर्देशिका का निर्माण करते हैं तो हमारे जेहन में कुछ बातें होती ही नहीं है, हमें पता ही नहीं था कि वो प्रॉब्लम भी हो सकती है। जब आप फील्ड में गए तो आपको पता लगा कि वहां पर उन लोगों की कुछ अलग समस्याएं हैं। तो आप अगली बार जब साक्षात्कार करने के लिए जाएंगे तो आपको उपकल्पना बनाने का एक मजबूत माध्यम मिल जाता है। इस अर्थ में उपकल्पना निर्माण में सहयोगी प्रवृत्ति का होना साक्षात्कार में स्वतः ही आपको एक गुण के रूप में प्रकट होने लगता है। पांचवें बिंदु के रूप में निषेधात्मक भावनाओं को स्वीकार करने तथा उनको स्पष्ट करने का अवसर साक्षात्कार में प्राप्त होता है। कई बार क्रॉस चेक के समय, तथ्यों की जानकारी के समय कुछ नेगेटिव सेंस की जो फीलिंग्स होती है वो उत्तरदाता हमें साक्षात्कारदाता की भूमिका में बताता है। हम उनकी क्वेरीज को कंप्लीट कर सकते हैं और एक नए प्रकार के ज्ञान की अभिवृद्धि होती है। शूट्स इसी अवधारणा को नॉलेज ऑफ स्टॉक कहते हैं। छठा बिंदु है, विभिन्न दशाओं और परिस्थितियों में साक्षात्कार का प्रयोग करके से लचकदार बनाया जाता है। लचकदार का मतलब कोई इलास्टिसिटी नहीं है, यहाँ लचकदार का मतलब है अपनी वार्तालाप के संदर्भ को देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित करना। यदि आप अशिक्षित लोगों के सामने हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज यूज करके उनसे वार्तालाप करें, जिससे आप उनको ठीक प्रकार से कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ लचीलेपन का गुण भी इसमें छिपा हुआ है। अब इसको आप तुलना कीजिए प्रश्नावली से। आपने कोई प्रश्न बना दिया, आपके प्रश्न की जो भाषा है बड़ी क्लिष्ट है, आपने लिख दिया क्या आप मुक्त एकल परिवार में निवास करते हैं। अब जब तक सामने वाले को मुक्त एकल का पता मालूम नहीं है तब तक वो रिप्लाई नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन चेंज है, आपने ये प्रश्न दोहरा भी दिया तो सामने वाला आपसे पूछ सकता है भाई साहब इसका मतलब बताओ पहले। आप उसको भावनात्मक प्रेरणा देकर मतलब बता सकते हैं और उस तरह आप उसके बारे में सटीक जानकारियों को संकलित आसानी से कर सकते हैं। सातवां बिंदु है,
साक्षात्कार की प्रकृति इतनी लचीली होती है कि महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखकर आगे बढ़ा जा सकता है और व्यक्तित्व के किसी विशिष्ट पक्ष के बारे में हम अतिरिक्त जानकारियां भी प्राप्त कर सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है, मान लीजिए हम किसी स्वतंत्रता सेनानी का इंटरव्यू ले रहे हैं। अब हो सकता है वो उम्र के पड़ाव में 75-80 साल की उम्र के मध्य वो थोड़ा सा स्वभाव में उसके लड़खड़ापन है, थोड़ा सा वो हमको देखकर उत्तेजित भी हो रहा है, लेकिन हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमें पता है कि वो व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसके पास 75 साल का जो अनुभव है, जो उसकी लाइफ उसने जी है, वो अमूल्य अनुभव आपके साथ वो शेयर कर रहा है, तो आप कुछ ना कुछ उसके नेगेटिव सेंस को भी झेलेंगे और लचकदार प्रवृत्ति में उनको आप नेगलेक्ट करते हुए केवल तथ्यात्मक जानकारियों पर ही ध्यान देने का प्रयास करते हैं। इस विधि के दौरान ऐसे प्रश्नों को स्पष्ट किया जा सकता है जो व्यक्ति की समझ में नहीं आ रहे हों। मैं इसमें एक उदाहरण देकर इसको समझाऊंगा। मान लीजिए एक अमेरिकन कल्चर के कंसेप्ट में कोई व्यक्ति पढ़ के आया और उसने मुंबई के किसी गांव में जाके अध्ययन किया या राजस्थान के मारवाड़ी परिवार का अध्ययन किया और उसने विवाह पर अध्ययन कर रहा है और उसने स्वतः ही पूछ लिया कि आपके यहाँ बाल विवाह होते हैं, और मान लीजिए वहाँ गोना शब्द आ गया बीच में। अब गोना शब्द तो उस ब्रिटिश के लिए नया है, वो पूछ सकता है कि क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो भारतीय परिवेश वाला व्यक्ति उसकी पूरी व्याख्या करेगा कि ये एक भारतीय परिवेश में प्रथम शादी और द्वितीय शादी के मध्य का अंतर है, अर्थात फर्स्ट मैरिज और सेकंड मैरिज ऐसा बोला जाता है। तो गोना यहाँ पर एक ऐसी परंपरा जिसमें स्त्री पुरुष को साथ रहने की परमिशन मिलती है। तो ये कंसेप्ट उसके क्लियर नहीं था, उसने वहां पूछा तो उसको पता लग गया। तो ये इट इज ए टू वे प्रोसेस। यहाँ ये नहीं है कि एक व्यक्ति से जानकारी ली जा रही है, यहाँ साक्षात्कार कर्ता भी साक्षात्कार दाता से सीखता है। ये इसकी एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण बात है। अंतिम, इस प्रकार के साक्षात्कार की जो विधियां है इनमें स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा सकता है और कई बार ये रिवर्स भी होता है। साक्षात्कार देने वाला कहीं अटकता है, उसे भावनात्मक प्रेरणा की आवश्यकता होती है, तो साक्षात्कार करने वाला सदस्य उसकी सारी क्वेरीज को पूरा करके उसे इतना योग्य बना देता है कि वो फिलहाल आपको साक्षात्कार में पूरे मनोयोग से सहयोग कर पाए। अब विद्यार्थियों में चर्चा करेंगे एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता की गुण और विशेषता क्या होती है, इसमें ऐसी क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि साक्षात्कार अच्छी कोटि का बने। नंबर 1, साक्षात्कारकर्ता को अपनी बात सीधी स्पष्ट शब्दों में करनी चाहिए, कभी भी डबल मीनिंग नहीं बोलने चाहिए। सहज भाषा में, लोक रंजनाओं के मध्य, सामूहिक माहौल के मध्य जैसे वार्तालाप के प्रतिमान है, इस तरह की वार्ता हो कि सामने वाला सहजता से उस बात को समझ जाए। दूसरी चीज, कभी भी अपनी विद्वता को थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो एक अच्छा गुण उसी साक्षात्कारकर्ता में होगा जो एक सहज रहे और सामने वाले के पास सब कुछ है, उसको हम लेने जा रहे हैं, हम ग्राही के रूप में, इसलिए थोड़ा सा हमारे व्यवहार में विनम्रता आनी चाहिए। नंबर 2, साक्षात्कार के समय कई बार कुछ अच्छी और बुरी बातों का आपको अनुभव हो सकता है। आपको बुरी बात पे कोई आश्चर्य प्रकट नहीं करना है और अच्छी बात पर खिलखिला के हंसना नहीं है, वहां गंभीर होने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका कोई भी व्यवहार साक्षात्कार दाता की पूरी जीवन शैली को प्रभावित कर सकता है। उसको प्रभावित कर देगा तो शायद वो आपको रिप्लाई करना बंद कर दे। अतः अच्छाई बुराई जो भी हो उसको आप धैर्य पूर्वक सुने, आप में धैर्य पूर्वक सुनने का गुण होना चाहिए। ये एक साक्षात्कारकर्ता की विशेषता है। नेक्स्ट है, तनावपूर्ण स्थिति को समाप्त करने के लिए साक्षात्कार को करते समय जो करता है वो हंसमुख स्वभाव का होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हंसमुख स्वभाव के अंतर्गत कोई नेगेटिव चीज भी आई, मान लीजिए आप फील्ड में गए और वहाँ कोई जातिगत संघर्ष की स्थिति है और आप वहाँ बचना चाहते हैं और आप अपने अच्छे व्यवहार के द्वारा ही अपनी जान बचा पाएंगे, क्योंकि कई बार कर्फ्यू जैसी स्थितियों में, पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी की स्थिति में खुद अध्ययनकर्ता भी बुरी स्थितियों में फंस जाता है। वहाँ आपका व्यवहार ही आपके लिए काम करेगा, आपकी शिक्षा डिग्रियां गौण हो जाती है, आपका व्यक्तित्व वहाँ पे प्रभावी होता है, तो एक अच्छे व्यक्तित्व का धनी भी उसे होना चाहिए। नेक्स्ट है, साक्षात्कारकर्ता का वार्तालाप एक अधिकारी की तरह नहीं हो, उसे ऐसा लगे कि सहज दो मित्र इको फ्रेंडली बात कर रहे हो, ये गुण इसमें होना चाहिए। और सेकंड चीज, जब सामने वाला आपको कोई जवाब दे रहा है तो उसकी बात को बिल्कुल मत काटो, उसको ये मत कहो नहीं रहने दे, तुझे कुछ नहीं आता, या तुम गलत बोल रहे हो। उसकी गलत बात आपको पता भी है, आप चुप रहिए, धैर्यपूर्वक सुनते रहिए, क्योंकि हो सकता है आपने वो बात को गलत बता दी, अगली बार वो डर के मारे कोई ऐसी बात छिपा दे जो आपके अध्ययन में उपयोगी हो सकती थी, इसलिए टोका टाकी नहीं होनी चाहिए।
जो कह रहा है उसको धैर्यपूर्वक सुने और बीच बीच में ऐसे प्रेरणास्पद वाक्य बोलते रहे, जैसे अरे वाह, आपने जो जानकारी दी है वास्तव में आज मैंने पहली बार सुनी है, ये जानकारी मेरे अध्ययन में बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी। इस तरह उसको मोटिवेट करते रहे ताकि वो नई जानकारियां देने में सहजता से उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट है, साक्षात्कारकर्ता को धैर्यवान होना चाहिए। ये तथ्य बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार जब फील्ड में हम जाते हैं, हमारी वेशभूषा से सामने वाले को अंदाजा लग जाता है कि भारी व्यक्ति है। कई बार कुछ अशिष्ट लोग आपके साथ वार्तालाप गलत कर सकते हैं, धक्का मुक्की कर सकते हैं, क्योंकि आप उनके साथ फाइट तो कर ही नहीं सकते। तो आपको वहाँ पे बड़े तरीके के साथ धैर्य धारण करते हुए, हाँ, जब आपका मौका लगे, जब आप पुलिस प्रोटेक्शन में हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर दें, लेकिन उस वक्त तो हाथ जोड़कर निकलने में भलाई होनी चाहिए। यानी ऐसा व्यवहार रखें कि किसी को आपके व्यवहार से आपत्ति ना हो, और आप मौन रखें। मौन धारण करने से फायदा क्या होगा? कोई ये नहीं कह सकता कि इसने मेरी बात का ये जवाब दिया, क्योंकि सब ये कहेंगे ये भाई साहब तो चुप ही थे और इन्होंने ही बदतमीजी की है। तो इस तरह की घटनाएं जब कभी हो जाती हैं तो धैर्य उसका सबसे अच्छा साथी बनता है, सद्भावनापूर्ण व्यवहार में सहयोगी बनता है। अतः एक साक्षात्कारकर्ता में उच्च कोटि का धैर्य होना चाहिए। नेक्स्ट है, साक्षात्कार प्रदाता की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। यदि साक्षात्कारकर्ता यदि ऐसा करता रहता है तो निसंदेह निर्विकार रूप में वो अधिक जानकारी प्राप्त करेगा। जैसे मान लीजिए आप मुस्लिम हैं और मुस्लिम पृष्ठभूमि होने के कारण आप मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन आप फील्ड में गए और आपसे जाते ही सामने वाले ने कहा राम राम साहब। अब ये शब्द आपको धार्मिक आधार पर कचोट रहा है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप उसके राम राम के रिप्लाई में यदि राम राम बोल देते हैं तो क्या आपको मुस्लिम समाज अलग कर देगा अपनी संस्कृति से? वहां आपको अपना काम निकालना है, उसकी भावना सम्मान करते हुए राम राम, जय श्री कृष्णा, जो भी वो संबोधन दे रहा है आप हेल्प कीजिए। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो उत्तरदाता है उसको लगेगा कि मेरी भावना का सम्मान हुआ है। भले ही जब उसको बाद में पता लग जाए कि आप मुस्लिम पृष्ठभूमि के हैं तो शायद वो ज़्यादा गिल्टी कॉन्शियस में आपको अच्छी बातें बताएगा, देखो कितना अच्छा व्यक्ति है, इसकी धर्म संस्कृति अलग होने के बाद भी इसने हमारे साथ सहभागिता में पूरा प्रयास किया है। नेक्स्ट है, साक्षात्कारकर्ता को यह प्रयास करना चाहिए कि साक्षात्कार प्रदाता का विश्वास उन पर बना रहे, यानी दोनों के बीच में अविश्वास नहीं आना चाहिए। आप कोई भी बात कहें तो उसको हील नहीं लगना चाहिए उसकी मजाक बनाई जा रही है, उसकी किसी बात पर आपको इस तरह व्यंग में नहीं हंसना चाहिए। सेकंड चीज, सामने वाले के प्रति भी आप इतने गंभीर होकर बोले कि उसको भी ये लगे कि आप वास्तव में सटीक जानकारियां प्राप्त करने के उद्देश्य से उनके सम्मुख खड़े हुए हैं। तो इस तरह इस विश्वास को बनाए रखने की आवश्यकता है। अब हम इसके अंतिम चरण में साक्षात्कार निर्देशिका के बारे में वार्ता करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, उच्च स्तर की जो भी अनुसंधान होते हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे एमए का डिसर्टेशन हो या अपना शोध प्रबंधन लिखना हो, एक अध्ययनकर्ता के रूप में साक्षात्कार निर्देशिका की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साक्षात्कार निर्देशिका जैसे कि नाम से स्पष्ट है, एक ऐसी निर्देशावली, एक ऐसे प्रश्नों का समुच्चय जो हमें विषय से भटकने नहीं देता और हमें इंगित करता है कि आपको अगले क्रम में क्या वार्तालाप पूछनी है, क्या उसके बारे में संदर्भ जानने हैं। चाहे तो आप इसे पॉइंट्स के रूप में लिख सकते हैं या आप उसे एक प्रश्नावली अनुसूची के माध्यम से साक्षात्कार निर्देशिका का निर्माण कर सकते हैं। साक्षात्कार निर्देशिका के संदर्भ में इसे इंटरव्यू गाइड भी कहते हैं। गुड़े भट्ट कहते हैं कि साक्षात्कार निर्देशिका बिंदुओं के विषयों की एक ऐसी सूची है जिसको साक्षात्कारकर्ता अध्ययन के समय पूर्ण करता है। इसमें भाषा, क्रम, पूछने का ढंग, प्रश्नों को पूछने के संबंध में गतिशीलता किस प्रकार की होगी, उन सब का पहले से उल्लेख किया गया होता है। साक्षात्कार निर्देशिका एक और अध्ययन के बिंदुओं की ओर ध्यान केंद्रित करती है, दूसरी ओर हमें विषय से भटकने से रोकती है। कैसे? जैसे आपने लिख रखा है उसमें कि हमें धर्म के बारे में पूछना है, जाति के बारे में पूछना है। कभी कभी क्या होता है कि साक्षात्कार प्रदाता अपनी अन्य व्यक्तिगत बातें भी आपको बताने लगता है, तो आप बड़ी क्या कहेंगे, बड़ी विनम्रता के साथ उससे बोलेंगे, भैया वास्तव में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, आपने ये तो बता दिया, आप ऐसा करो अपने धर्म के बारे में बताओ। यानी उसको पता भी नहीं लगा और आप अगले बिंदु पर उसको सीधे सीधे ले आए। तो ये निर्देश आपको कहाँ से मिला? साक्षात्कार निर्देशिका की सहायता से। दूसरा बिंदु है, विभिन्न साक्षात्कारों में तुलनात्मक तथ्य या अनेक साक्षात्कारकर्ताओं द्वारा एकत्र करने की जो विधि होती है उसमें ये सहयोगी होती है। तीसरा, उपकल्पना निर्माण में सहयोगी है। निर्मित उपकल्पनाओं की जांच इसमें हो सकती है। अनेक विश्लेषणात्मक तथ्यों का संकलन करने में इंटरव्यू गाइड हेल्प करती है। नंबर 4 है,
जीवन इतिहास से संबंधित गुणात्मक अध्ययन विशिष्ट ठोस जानकारी प्राप्त करने के लिए इसमें मदद करते हैं। इसमें गुणात्मक जीवन इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है। साक्षात्कार निर्देशिका बहुत अधिक उपयोगी तब होती है जब छोटी छोटी बातों को वर्गीकृत आधार पर लिख लिया जाता है। साक्षात्कारकर्ता के द्वारा इन सब बातों को पहले से ही अच्छी तरह याद कर लिया जाता है। उसके बाद मौखिक रूप से जब वो पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रश्न पूछता है तो सामने वाला उसको सही प्रकार से जवाब देता है। गुडेवट का कहना है कि साक्षात्कार निर्देशिका का निर्माण काफी कुछ उसी प्रकार से किया जाता है जैसे प्रश्नावली और अनुसूची का निर्माण हम करते हैं। फर्क इतना सा है कि प्रश्नावली अनुसूची में जवाब उत्तरदाता स्वयं भरता है, इसलिए हम उसमें थोड़ा सा गैप रखते हैं। यहाँ हम पॉइंट टू पॉइंट लिखकर डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि हम ही उनसे प्रश्न पूछने वाले हैं। कई बार तो प्रश्नों का निर्माण हम उसी वक्त करते हैं जब अध्ययन क्षेत्र में उनके सम्मुख हम आते हैं, क्योंकि पहले से हमारी कोई प्रश्न योजना भी नहीं हो सकती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कपिल शर्मा के शो के अंदर जब कोई गेस्ट आता है, कपिल शर्मा के हाथ में एक विज्ञापन वाला एक कागज कार्डबोर्ड होता है। उस कार्डबोर्ड के पश्चिम भाग में कुछ बिंदु लिखे होते हैं, जैसे मुझे इस पर्सनालिटी की लाइफ के बारे में क्या क्या पूछना है, जिससे क्या होता है हंसी मजाक के इस माहौल के बीच में वो अपने बिंदु पे भी बना रहता है और अपना इंटरव्यू कंप्लीट करके मनोरंजन की विधा को नए रूप में प्रस्तुत कर देता है। ठीक इसी प्रकार एक साक्षात्कारकर्ता भी प्रश्नों के कुछ बिंदुओं को एक प्रपत्र पर लिख लेता है जिससे कि वो विषय से ना भटके। यही साक्षात्कार निर्देशिका का कार्य करती है। साक्षात्कार निर्देशिका अध्ययन की समस्या व पहलुओं से संबंधित मुख्य प्रश्नों से भरी होती है। इसमें साक्षात्कार विधि के साथ साथ अवलोकन के गुण भी छिपे होते हैं और तुलनात्मक अध्ययन में ये सर्वोत्तम विधि मानी गई है। अब हम बात करेंगे कि साक्षात्कार कितने चरणों में होता है। जॉन मेज जो एक प्रमुख समाजशास्त्री हैं जिन्होंने अनुसंधान प्रविधियों के आधार पर साक्षात्कार को विकसित किया है, उन्होंने इसके 3 चरण बताए। नंबर 1 प्रारंभिक साक्षात्कार, नंबर 2 तथ्यों को एकत्रित करना और नंबर 3 साक्षात्कार में प्रेरणा देना। ठीक इसी प्रकार पीवी यंग नामक विद्वान ने साक्षात्कार के 6 चरण बताए। सबसे पहले प्रारंभिक विचार, आप किस बिंदु पर करेंगे। नंबर 2 साक्षात्कार की ओर प्रयास, मतलब डेटा कलेक्शन करने से पहले आपको पूरी योजना बनानी होती है। तीसरा सहानुभूतिपूर्ण निर्णय, यानी आप कैसे जाएंगे, कितने लोगों का सैंपल होगा, ये आपको बैठकर सहानुभूतिपूर्ण सीखना होगा। नंबर 4 सम्मानित श्रोता की खोज, क्योंकि वो श्रोता के रूप में आपकी बात सुनने वाला है और आप उसकी बात सुनने वाले हैं, तो उसकी खोज का आधार क्या है, वो वैज्ञानिक होना चाहिए, ये इसमें बिंदु है। नेक्स्ट है साक्षात्कार में जटिल बिंदुओं को कैसे सरल बनाकर प्रस्तुत किया जाएगा, इसकी विधि बनाई जाती है और अंत में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए साक्षात्कार को समाप्त किया जाता है। ओवरऑल साक्षात्कार की प्रक्रिया को हम 4 चरणों में परिभाषित कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे साक्षात्कार की तैयारी, उसके बाद साक्षात्कार की प्रक्रिया और अंत में साक्षात्कार की समाप्ति और रिपोर्ट राइटिंग, प्रतिवेदन निर्माण। प्यारे विद्यार्थियों, इन चारों बिंदुओं को मैं बहुत संक्षिप्त रूप से आपको समझा रहा हूँ। ये हमारा अंतिम पड़ाव है। इसके बाद ये साक्षात्कार की पूरी प्रक्रिया मैं उम्मीद करूँगा आपको विधिवत समझ में आ गई होगी। देखिए, उदाहरण के लिए आप जयपुर में रहते हैं और आपको जयपुर से 9 किलोमीटर दूर किसी स्थान, किसी गांव में आपको साक्षात्कार के लिए जाना है, तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारियाँ क्या होंगी। तैयारी होंगी कौन सा साधन, कौन सी बस, कौन सी व्यवस्था से हम वहाँ पहुँचेंगे। आप वहाँ जाएंगे, वो समुदाय आपकी भाषा को समझेगा कि नहीं समझेगा, तो हो सकता है उससे संबंधित कोई व्यक्ति आपके साथ टीम मेंबर के रूप में जाए तो आपको सहूलियत होगी। थर्ड, आप वहाँ जा रहे हैं, आपका घर नहीं है, आपकी भोजन व्यवस्था कहाँ पे होगी, आप किस तरह कहाँ रुकेंगे, डेटा कंपाइल कैसे करेंगे, वहाँ कोई कंप्यूटर का कोई सेंटर है या नहीं है जहाँ पर आपको हो सकता है फोटोकॉपी की आवश्यकता हो। तो जो भी प्रारंभिक आपको संभावित समस्याएं हो सकती है उनकी पूर्व नियोजित आप योजना बनाएंगे, ये साक्षात्कार की तैयारी में आएगा। नेक्स्ट है साक्षात्कार की प्रक्रिया। आप फील्ड में गए, सबसे पहले अपना परिचय देना है, उनको विश्वास में लेना है और उचित माहौल देखते हुए व्यक्तिशः जो आपका निर्देशन है आप इंटरव्यू लेंगे। जिस विषय पर आप अध्ययन कर रहे हैं उसके बारे में उनको समझाएंगे भी, जिससे कि वो थोड़ा आपके साथ कनेक्ट हो सके। फिर आप इस तरह साक्षात्कार ले लेंगे। अब प्रश्न उठता है नंबर 3 के रूप में साक्षात्कार की समाप्ति। ये नहीं कि अपना मतलब निकल के हम चल दिए, नहीं,
आप वहाँ, आपको पता है कि आपका साक्षात्कार कंप्लीट होने की ओर है, तो आप इसमें कुछ ऐसे कनेक्टिंग वर्ड यूज कर सकते हैं जिससे सामने वाले को लगे कि वास्तव में बहुत समय हो गया और इसको जाना होगा। जैसे एक 2-3 घंटे का लेंदी साक्षात्कार कंप्लीट हो रहा है और आप उससे लास्ट में क्या कहते हैं, भाई साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, मेरा तो मन करता है कि मैं और 2 घंटे आपके साथ रुकूं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, मुझे भी अपने घर परिवार में जाना पड़ेगा, मेरा तो आपके यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। यानी ऐसे आपको प्रतिक्रियाएं करनी पड़ेगी जिससे सामने वाला समझ जाएगा कि अब हम एंडिंग मोड पर हैं। सेकंड, आप उसको धन्यवाद दे दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमें सटीक जानकारियां दी, आपकी जानकारी के बिना मेरा ये कार्य पूर्ण नहीं होता। उसको थोड़ा वेटेज देंगे कि आपके बिना मैं अधूरा था। इस तरह के कनेक्टिंग वर्ड जब आप बोलते हैं तो ये साक्षात्कार समाप्ति के लक्षण है। सामने वाला भी मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि अब तो इसको जाना ही पड़ेगा। ये नहीं कि आपने बातें पूछी और कह दिया अच्छा हम चलते हैं नमस्कार, ये गलत तरीका है, क्योंकि भविष्य में फिर आप कभी आप जाएंगे तो आप एक अच्छे साक्षात्कार की संभावनाओं को समाप्त कर रहे हैं। इसलिए कनेक्टिंग वर्ड के माध्यम से ढंग से धन्यवाद देते वहां से निकलें और घर जाकर स्मृति, बोध और प्रलेखन की प्रक्रिया को अपनाते हुए पूरे साक्षात्कार को आप लिख लेंगे, कंपाइल करेंगे और प्रतिवेदन निर्माण करेंगे। इस तरह साक्षात्कार विधि उपयोगी होती है। मैं आशा करता हूँ आपको यह व्याख्यान सुनकर काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। फिर भी कुछ जटिलताएं होना स्वाभाविक है, तो आपसे निवेदन है कोई ऐसी बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं, जिससे अगले वीडियो में मैं उनको समाहित करते हुए अपनी बात को रखूँगा। धन्यवाद।